साल 2002 में जेम्स बॉन्ड की एक मूवी आई थी डाई अनदर डे। उसका ये सीन देखिए। Hunger. Imagine a second sun shining like a diamond in the sky. Let there be light. अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैं सॉरी आपको स्पॉयलर्स दे रहा हूँ। ये जो बंदा आपने सीन में देखा ये इस मूवी का विलन है और वो लोगों के सामने एक नई टेक्नोलॉजी रिलीज कर रहा है जिसका नाम उसने रखा है इकरस। इकरस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार वो अंतरिक्ष में पहुंच गया और उसने अपने शीशे खोल दिए तो सूरज की रोशनी को वो जहां चाहे दुनिया भर में रिफ्लेक्ट करवा सकता है। इसकी वजह से वो दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बट उसके बाद यही बंदा इकरस को एक वेपन की तरह दिखा रहा है कि कैसे वो सूरज की रोशनी को किसी एक जगह पे पॉइंट करके उस जगह को तबाह कर सकता है। जेम्स बॉन्ड की मूवीज की खास बात यही है कि उसमें जिस तरह की विलेंस दिखाते हैं वो लोग या फिर जिस तरह के वेपन्स वो बना रहे होते हैं उसका रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। स्पेशली पुरानी जेम्स बॉन्ड मूवीज, कभी वो एक ऐसी शार्क बना देते हैं जिसमें से लेजर निकल रहे हैं, कभी वो दिखाते हैं कि जेम्स बॉन्ड एक आइसबर्ग के टुकड़े को यूज करके एक लहर के ऊपर राइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड में हो ही नहीं सकती। बट ये जो इकरस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया था इसको रियल में बनाने की कोशिश की गई थी और इसके पीछे थे जर्मन इंजीनियर्स। कहानी शुरू होती है एक जर्मन फिजिसिस्ट और इंजीनियर जिनका नाम है हर्मन ओबर्थ। ओबर्थ ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर की आर्मी के लिए लड़ाई की थी। बट जब वॉर खत्म हुआ तो ओबर्थ ने अपनी फील्ड चेंज की और वो आ गए फिजिक्स और मैथ में। साल 1922 में ओबर्थ ने एक पीएचडी रॉकेटरी में हासिल करने की कोशिश की और उस समय जो उनके साथी थे, बाकी रिसर्चर्स थे इस फील्ड के, उनका ये मानना था कि जिस तरह के आइडियाज ओबर्थ बता रहे हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा क्रेजी है। बट इसके बाद भी ओबर्थ रुके नहीं। उन्होंने अपने जितने भी उनके आइडियाज थे, थ्योरीज थी, उनको एक पैम्फलेट में पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आप फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सही तरह से यूज करें तो अब एक ऐसा रॉकेट बना सकते हैं जो एस्केप वेलोसिटी अचीव कर सकता है। यानी कि वो इतना तेज उड़ सकता है कि जो धरती की ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकल सकता है। उनके ये आइडियाज उस समय धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे और 1929 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की। इसका नाम था वेज टू स्पेस फ्लाइट। ये किताब पब्लिश होने के बाद हर्मन ओबर्थ बहुत फेमस हो गया। पूरे यूरोप में ये कहा जाने लगा कि रॉकेटरी के फील्ड में ये बंदा कुछ करके दिखाएगा। ये किताब इसलिए भी बहुत पॉपुलर हुई थी क्योंकि इस किताब को पढ़ के जो जर्मनी के नौजवान थे और आप कह सकते हैं कि पूरे यूरोप के जो लोग थे उनके मन में ये आशा होने लगी कि वो भी कभी जाके धरती से निकल के आसमान को छू सकते हैं, अंतरिक्ष में तारों के पास पहुंच सकते हैं। तो इस उम्मीद की वजह से बहुत सारे नौजवान ओबर्थ को अपना हीरो मानने लगे और उन्हीं सब नौजवानों में से एक आदमी था वर्नर वॉन ब्राउन। ये इंसान इस कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि वॉन ब्राउन ने जाके ज्वाइन किया ओबर्थ को और ओबर्थ को कहा कि मैं आपके साथ असिस्टेंट बनके काम करना चाहता हूँ। ओबर्थ को भी वॉन ब्राउन अच्छा लगे और ये दोनों मिलके अब अपना रिसर्च करने लगे। यहाँ से हमारी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। अब हम पहुंच चुके हैं साल 1941 में। ये वो समय था जब यूरोप में पूरा वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जर्मनी ने अपने आसपास के देशों को या तो हरा दिया था या तो अपने साथ कर लिया था। इसी सब के दौरान 1941 में अब हर्मन ओबर्थ एक जर्मन सिटीजन थे और जर्मनी में एक वेपन्स फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे और यहाँ पे उनके जो बॉस थे वो थे वॉन ब्राउन, वही इंसान जिनको ओबर्थ ने ही पढ़ाया था। तो आप कह सकते हैं कि जो चेला था वो अपने गुरु का गुरु बन गया। वॉन ब्राउन और ओबर्थ की जोड़ी ने मिलकर वहां पे बनाया V2 रॉकेट। ये पूरी दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। जब V2 रॉकेट्स के बारे में पूरी दुनिया को, खासकर एलाइड पावर्स को पता चला तो वो लोग घबरा गए क्योंकि इस रॉकेट की खास बात ये थी कि इसमें कोई इंसान नहीं था, कोई पायलट नहीं था। ये मिसाइल बहुत तेजी से बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती थी और इसीलिए अब जर्मनी ने इन V2 रॉकेट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया ब्रिटेन के खिलाफ। अब ब्रिटेन की जनता घबरा गई क्योंकि V2 रॉकेट्स को रोकने का, उनसे बचने का इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि हम रॉकेट को तो नहीं रोक पा रहे, बट जहाँ पे जिस फैक्ट्री में रॉकेट्स बन रहे हैं वहाँ पे हम जाके उसको कैप्चर कर सकते। तो इसी वजह से जब फ्रांस में अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मीज आगे बढ़ रही थी जर्मनी की तरफ तो कुछ देर उन्होंने पॉज किया और वो जाके जहाँ पे V2 रॉकेट्स की फैक्ट्रीज थी उनको पहले कैप्चर किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो V2 रॉकेट्स को बनने से नहीं रोक पाए तो ये रॉकेट्स पूरी तरह से वॉर को बदल सकते हैं और जर्मनी के फेवर में ला सकते हैं। अगर आपको V2 रॉकेट्स के बारे में डिटेल में जानना है कि कैसे बने, कैसा इनका यूज हुआ, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। V2 रॉकेट्स बनाने के बाद ओबर्थ ने एक दूसरी नाजी वेपन्स रिसर्च सेंटर में काम किया जो मैचबर्ग में था, एल्बा नदी के किनारे पे। ये रिसर्च फैसिलिटी बहुत ही बड़ी थी और इसमें बहुत सारे नाजी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स काम कर रहे थे, सैकड़ों की तादाद में। और वो सारे अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और ये सारे वेपन्स जो बना रहे थे ये बहुत नए और बहुत ही शक्तिशाली थे। एग्जाम्पल के लिए
इसी रिसर्च फैसिलिटी में उन्होंने एक ऐसा वेपन डिजाइन किया था, एक ऐसी बड़ी तोप बनाई थी जिसका जो गोला है उसको अगर आप फ्रांस से फायर करो तो सीधा ब्रिटेन में पहुंचेगा, इतनी उसकी रेंज थी। तो इसी फैसिलिटी में एक कोने में कुछ और इंजीनियर्स मिलके ओबर्थ के साथ एक नए तरह के वेपन पे काम कर रहे थे। ये वेपन इस रिसर्च फैसिलिटी में जो बाकी वेपन बन रहे थे उनसे कंप्लीटली अलग था। जर्मन भाषा में इस वेपन का नाम था सॉनेनग्यूवर, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हो द सन गन। इसका बेसिक प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार था। जर्मन्स एक स्पेशल टाइप का रॉकेट बनाएंगे जो धरती से उड़ के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे पूरी धरती का चक्कर लगाएगा। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं कि इस समय जो धरती के अराउंड एक मैन्ड सैटेलाइट है जिसमें इंसान बैठते हैं वो 355 किलोमीटर की हाइट पे उड़ती है। तो उस जमाने में इन्होंने ये प्लान किया था कि इनका ये जो स्पेस स्टेशन है वो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ेगा। उस स्पेस स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा शीशा रहेगा। उन्होंने इस शीशे का डायमीटर कहा था 100 मीटर। जर्मन्स ने ऐसा डिजाइन किया था इसको कि जब सूरज की किरण इस पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके जहां जर्मन चाहे वहां पे सूरज की किरणों को फोकस कर सकते। इसके बहुत सारे फायदे थे। मान लीजिए कि धरती पे किसी एक कंट्री में बहुत बाढ़ आई हुई है, किसी एक एरिया में बहुत पानी भरा हुआ है, तो वहां पे आप फोकस करो, एकदम से पानी वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। मान लीजिए कि धरती के किसी एक रीजन में धूप की जरूरत है वहां की फसल के लिए, इस शीशे को इस तरफ करो, वहां धूप पड़ेगी और फसल अच्छी हो जाएगी। तो इस टेक्नोलॉजी के ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे फायदे थे, बट इसको वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जो बाकी नाजी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हमको इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करना चाहिए, और ये जो शीशा है ये 100 मीटर नहीं, हम इसको 1.6 किलोमीटर चौड़ा बनाएंगे। इतना बड़ा शीशा अंतरिक्ष में, और जब उस शीशे पे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो जहां चाहेंगे ये जर्मन्स उस शीशे को मोड़ सकते हैं और उस जगह को वो पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि सूरज की किरण एक जगह फोकस होकर पड़ रही है, तो आपका जो दुश्मन है उसकी जो वाटर सप्लाई है उसको आप एक झटके में सुखा सकते हैं। या फिर आपके दुश्मन की कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, उस सिटी में उस लाइट को फोकस करो तो पूरा सिटी जल जाएगा। एक तरह से सूरज की ताकत आपकी मुट्ठी में आ सकती है। ये इंजीनियर्स ये भी जानते थे कि ऐसा रॉकेट बनाना जो इतना बड़ा पेलोड लेके, इतना बड़ा शीशा लेके आसमान में जा सकता है अंतरिक्ष में 1000 किलोमीटर ऊपर, ये आसानी से बनेगा नहीं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमको 100 साल चाहिए, बहुत लंबा टाइम। बट इसके लिए वो घबरा नहीं रहे थे, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि जो ये थर्ड राइक है, जो उन्होंने अब इतनी पावरफुल सरकार बना ली है, ये पूरी धरती के ऊपर 1000 साल तक राज करेगी। तो उस 1000 साल में 100 साल कुछ भी नहीं था। बट 1945 में अलाइड फोर्सेस ने इस रिसर्च फैसिलिटी को और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको कैप्चर किया। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करके अलाइड फोर्सेस को ये पता चला कि कैसे वो इस सन गन को डेवलप करने के लिए तैयार हो गए थे। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, जर्मनी की हार हो गई, और जो कंट्रीज इसमें जीती थी, इसमें जो बड़ी कंट्रीज थी, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। अब इन लोगों में भगदड़ मच गई कि इसमें जो इंपॉर्टेंट अच्छे नाजी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उनको हमको अपने कंट्री में लेके आना है, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को अपनी कंट्री में लेके गए, ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंतर्गत। सिमिलरली ब्रिटेन लोग ऑपरेशन सर्जन को इस करके बहुत सारे साइंटिस्ट को निकाल के लेके गए, यूएसएसआर भी लेके गया। सारी कंट्रीज बस ये चाहती थी कि जितना टॉप टैलेंट है जर्मनी का वो हमारे पास रहे। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हर्मन ओबर्थ ने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा कि ये जो सन गन का कॉन्सेप्ट है इसको आपको डेवलप करना चाहिए। और कोल्ड वॉर में वो अमेरिका को बार बार कह रहे थे कि हम इस वेपन को बनाएंगे और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट यूज करेंगे। बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनके सुझावों पे काम नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा रॉकेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अभी बनी नहीं है। बट 1955 में ओबर्थ और वॉन ब्रॉन की एक बार फिर से मुलाकात हुई और इन दोनों ने मिलकर अब अमेरिका के रॉकेट प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। और इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से अमेरिका ने सैटर्न V रॉकेट बनाया और उसी रॉकेट को यूज करके अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स मून पे पहुंचे थे। अपोलो 1 की जो लैंडिंग हुई थी उसमें जो रॉकेट लगा था वो इन्हीं लोगों ने बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिकन स्पेस रिसर्च में, नासा में कितना बड़ा योगदान था इन जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का। हर्मन ओबर्थ 1958 में अपनी कंट्री जर्मनी वापस लौट गए। वो वेस्ट जर्मनी में रह रहे थे। ध्यान रखिए उस समय जर्मनी 2 पार्ट में बटा हुआ था, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी पे अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों का कंट्रोल था और ईस्ट जर्मनी में सोवियत यूनियन का। तो इस तरह से ये जो नाजी सुपर वेपन था सन गन, वो कभी एक्चुअली डेवलप नहीं हो पाया। बट ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्किमिडीज। उसने एक ऐसा ही वेपन बनाया था जब रोमन एम्पायर ने उन पे हमला किया था। ऐसा कहा जाता है कि आर्किमिडीज ने बहुत बड़े बड़े शीशे बनवाए और अपनी आर्मी को वो शीशे दिए
और उनको कहा कि इन शीशों को आप पॉइंट करो दुश्मन के जहाजों की तरफ। तो जब इन शीशों पे ये सूरज की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके दुश्मन के जहाजों में पड़ेगी, जिससे आप जहाज़ों को जला सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से आर्किमिडीज ने बहुत सारे रोमन जहाज़ों को डुबाया था, बट इसका कोई एक्चुअल एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है। एक अमेरिकन टीवी शो था मिथबस्टर्स, उन्होंने इस चीज़ को एक्चुअली टेस्ट किया था कि क्या आप शीशों को यूज़ करके जहाज़ों को जला सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद मिथबस्टर्स ने यह पाया कि इस तरह से आप शीशों को यूज़ करके बड़े बड़े जहाज़ों को जला नहीं सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।